मेरा अरबों का सरमाया डूब रहा है, सब खत्म हो जाएगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। सर, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये सिस्टम हमारी समझ से बाहर हो चुका है। सर, इस सिस्टम को मैं ठीक कर सकता हूँ। तू करेगा इस सिस्टम को ठीक? चल निकल यहां से। एल्गोरिथम ट्रेडिंग कंपनी फिनटेक डायनामिक्स, जहां शेयर बाजार की चाल को समझने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और सुपर कंप्यूटर लगे हुए थे, वही कंपनी जिसका सिस्टम पिछले 15 दिनों से बिल्कुल फ्रीज पड़ा था। ना कोई ट्रेड हो रहा था, ना कोई डेटा अपडेट हो रहा था, हर दिन करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा था और निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था। दुनिया भर से बड़े बड़े क्वांट एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और कोडिंग एक्सपर्ट बुलाए गए, लाखों रुपए की कंसल्टिंग फीस दी गई, सर्वर बदले गए, कोड की एक एक लाइन चेक हुई, लेकिन वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर टस से मस नहीं हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही एरर आ रहा था, सिस्टम हॉल्टेड। तभी अचानक कंपनी के आलीशान कांच के गेट पर खड़ा रद्दी पेपर उठाने वाला एक लड़का धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में बोला, सर अगर इजाजत हो तो मैं सिस्टम को फिर से चालू कर सकता हूं। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड और कुछ जूनियर कर्मचारी जोर से हंस पड़े। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने डांटते हुए कहा, चल हट यहां से, ये शेयर बाजार है, सब्जी मंडी नहीं। लेकिन वही लड़का कुछ ही देर में वो कर दिखाने वाला था जिसकी कल्पना बड़े बड़े आईआईटी और विदेशी डिग्री वाले एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर ये रद्दी बिनने वाला बच्चा था कौन और उसे कैंडलस्टिक चार्ट और कोडिंग की इतनी गहरी समझ कहां से आई? कंपनी के मालिक राजीव मल्होत्रा आज बेहद परेशान थे। पूरी कंपनी में मातम जैसा सन्नाटा था। डीलर्स के चेहरों पर पसीना था और रिस्क मैनेजमेंट टीम में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनका 500 करोड़ का अल्फा प्रोजेक्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा था। ये एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम था जो कंपनी की रीढ़ था, लेकिन असली खराबी कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। हर गुजरते पल के साथ कंपनी के शेयर का दाम गिरता जा रहा था और साख मिटती जा रही थी। कंपनी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बने वॉर रूम में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राजीव मल्होत्रा ने झुंझलाहट में कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाए, पूरे 15 दिन बीत चुके हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है और हमारा सिस्टम सो रहा है। इस एल्गोरिथम को बनाने में अरबों रुपए झोंके गए हैं और रिजल्ट जीरो। कमरे में खड़े सभी सीनियर डेवलपर्स और एनालिस्ट के चेहरे उतरे हुए थे। डर और दबाव साफ झलक रहा था। तभी हेड ऑफ टेक्नोलॉजी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, सर हमने सिस्टम का हर लूप और लॉजिक चेक कर लिया है। हार्डवेयर, नेटवर्क, डेटा फीड, तकनीकी रूप से सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम ने खुद ही काम करने से मना कर दिया हो। दूसरा बोला, सर अमेरिका से भी एक्सपर्ट्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है। राजीव मल्होत्रा की आवाज और सख्त हो गई, आज मार्केट बंद होने से पहले सिस्टम चालू चाहिए, शाम तक मुझे ग्रीन सिग्नल चाहिए, वरना सबकी नौकरी खतरे में है। और वो गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। लिफ्ट से नीचे आते हुए और बाहर निकलते ही उनकी नजर गेट के पास फुटपाथ पर बैठे उसी 12 साल के लड़के पर पड़ी। हाथ में रद्दी का बोरा, कंधे पर मैली नीली शर्ट, लेकिन उसकी आंखों में चार्ट्स को पढ़ने की एक अलग ही भूख थी। वो लड़का जिसका नाम कबीर था, रोज यहाँ फेंके गए पुराने बिजनेस न्यूज़पेपर और फाइलों को बिनने आता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा कंपनी की बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर चलने वाले शेयर के भावों पर टिकी रहती थी, मानो उन लाल और हरे निशानों के पीछे छिपी वो बाजार की भाषा समझ रहा हो। सूट बूट वाले लोगों की दौड़ भाग, फोन की घंटियां, मालिक का गुस्सा, वो सब कुछ गौर से देख रहा था। वो धीरे से बुदबुदाया, 15 दिन से इनका चार्ट नहीं हिल रहा, लेकिन ये लोग कोडिंग में गलती ढूंढ रहे हैं। असल गड़बड़ी तो सेंटिमेंट डेटा के इनपुट में है। लेकिन उसकी बात कौन सुनता? लोगों की नज़र में वो सिर्फ एक गरीब रद्दी वाला लड़का था। कोई नहीं जानता था कि कबीर की कहानी क्या है। कबीर के पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसकी माँ ने उसके पिता से तलाक ले लिया था। वो पिता कोई और नहीं बल्कि इसी फिनटेक डायनामिक्स कंपनी के मालिक राजीव मल्होत्रा थे। लेकिन ये सच किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि कबीर को भी नहीं। तलाक के बाद उसकी माँ अपने मायके लौट आई थी, अपने बूढ़े पिता के पास। कबीर के नाना शहर के एक पुराने कोने में रद्दी और पुराने किताबों की दुकान चलाते थे। पुराने जमाने के उसूलों वाले आदमी। माँ की पूरी दुनिया कबीर ही था, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती थी। तलाक का सदमा और गरीबी का बोझ वो सह नहीं पा रही थी। इलाज महंगा था और घर की हालत कमजोर। घर चलाने और दवाइयां लाने के लिए कबीर दिन भर शहर की बड़ी इमारतों से रद्दी और पुराने बिजनेस न्यूज़पेपर बिनता था। लेकिन रात होते ही जब सारी दुनिया सो जाती, कबीर और उसके नाना अपनी छोटी सी रद्दी की दुकान में मोमबत्ती की रोशनी में काम शुरू करते। नाना उसे सिखाते कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है और बाजार कब गिरता है कब उठता है। क्योंकि उसके नाना सिर्फ एक रद्दी वाले नहीं थे, वो कभी राजीव मल्होत्रा की इसी कंपनी में चीफ डेटा एनालिस्ट रह चुके थे। उनकी दुकान में रद्दी के ढेर के नीचे दुनिया भर की फाइनेंस की किताबें दबी थीं। नाना अक्सर प्यार से कहते, कबीर बेटा, बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, तेरे अंदर वो नजर है, तू चार्ट को देखता नहीं उसे महसूस करता है। कबीर मुस्कुरा देता, नाना सब आपसे ही सीखा है। लेकिन नाना की आंखों में एक ऐसा राज छुपा था जो वो कभी कबीर को बता नहीं पाए। कबीर सिर्फ मेहनती नहीं था, वो जन्म
जन्म से ही एक ट्रेडिंग जीनियस था, लेकिन यही जीनियस बच्चा दिन में अपनी माँ के इलाज के लिए रद्दी कागज उठाता और रात में शेयर बाजार की पेचीदा भाषा सीखता। अगले दिन कंपनी के गेट के सामने बैठा कबीर आज भी उस बड़ी सी स्क्रीन पर रुके हुए ग्राफ को देख रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे उस सर्वर रूम में सिर्फ 5 मिनट भी मिल जाए तो मैं इस 500 करोड़ के सिस्टम को ठीक कर दूं। तभी एक तेज आवाज आई, अरे ओ रद्दी वाले, यहाँ से हट, ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है जो स्क्रीन घुर रहा है। कबीर झट से खड़ा हुआ, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें उस डिजिटल स्क्रीन से हट नहीं पा रही थीं। उसी वक्त राजीव मल्होत्रा अपनी लग्जरी कार की तरफ जा रहे थे। तभी वो रुके। पहली बार उन्होंने उस बच्चे को ध्यान से देखा। राजीव ने गार्ड से पूछा, ये लड़का कौन है? गार्ड बोला, सर रोज आता है, पुराने अखबार बीनता है, बस बाजार के भावों को ऐसे घूरता रहता है जैसे इसे कुछ समझ आ रहा हो। राजीव ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने डर के मारे नजरें झुका ली। कुछ पल की खामोशी के बाद राजीव बोले, तुम इन नंबरों को इतनी गौर से क्यों देखते हो? तुम्हें पता भी है ये क्या है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, सर मुझे बाजार की धड़कन सुनाई देती है। राजीव हैरान रह गए। तुम तो रद्दी बीनते हो बेटा, ये दुनिया की सबसे जटिल एल्गोरिदम मशीनें हैं। कबीर ने हिम्मत जुटाई, सर अगर एक बार मेन सर्वर के पास जाने दें तो मैं बता सकता हूं कि आपका सिस्टम ट्रेड क्यों नहीं ले रहा है। वहां खड़ा पूरा स्टाफ और ड्राइवर हंस पड़े। ये बताएगा, रद्दी वाला अब कोडिंग सिखाएगा। सर समय बर्बाद मत कीजिए, ये पागल है। राजीव को ना जाने क्यों उस बच्चे के आत्मविश्वास में अपना पुराना जमाना दिखाई देने लगा था। फिर भी लॉजिक ने दिल को रोक दिया। बिना कुछ कहे वो कार में बैठकर चले गए। अगली सुबह कंपनी के गेट के बाहर वही अफरा तफरी थी। इंजीनियरों के हाथ में लैपटॉप थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की धमकियां आ रही थीं, लेकिन सिस्टम का कोड अब भी क्रैश था। आज कबीर और ज्यादा बेचैन था। उसकी मां की सांसें तेज चल रही थी और दवा खत्म हो चुकी थी। कल रात नाना ने कहा था, कबीर तू बाजार को समझता है, मगर दुनिया तुझ पर भरोसा तभी करेगी जब तू रिस्क लेगा। बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये बातें कबीर के दिल में उतर गई। मां की दवा के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सोचा अगर मैं इनका सिस्टम ठीक कर दूं तो शायद इनाम में कुछ पैसे मिल जाए। ये सोचकर वो फिर गेट पर पहुंचा। धीरे से गार्ड से बोला, भैया बस 5 मिनट, मुझे पता है एरर कहाँ है। गार्ड गुस्से में चिल्लाया, अबे फिर आ गया, तुझे कल भगाया था ना। वो गेट के पास लगे बड़े जनरेटर और सर्वर कूलिंग यूनिट के पीछे छिप गया। वहां से कांच की दीवार के पार मुख्य सर्वर रूम दिख रहा था। वो बुदबुदाया, ये लोग बार बार कोड को रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन असली खराबी कोड में नहीं, डेटा फीड की तार में है। तभी एक जूनियर इंजीनियर बाहर सिगरेट पीने आया और उसे देख लिया। ओए यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं बस थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, कबीर ने डरते हुए कहा। देखने से क्या होगा? इतनी बड़ी कंपनियों के सर्वर बच्चों के वीडियो गेम नहीं होते, चल भाग यहाँ से। इंजीनियर ने उसे डांट कर भगा दिया। कबीर चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी कांच के दरवाजे पर टिकी रहीं जहां से अरबों का कारोबार कंट्रोल होता था। अचानक अंदर से तेज सायरन की आवाज आई, बजर बजर, डेटा लिंक फेलियर, मार्जिन कॉल अलर्ट। कंपनी में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। अमेरिका का बाजार खुलने वाला था और इनका सिस्टम पूरी तरह अंधा हो चुका था। कबीर डरते डरते फिर गेट के पास आया। उसने झांकने की कोशिश की ही थी कि गार्ड फिर चिल्लाया, कितनी बार कहा है दूर रह। इस बार गार्ड ने जोर से धक्का दिया। कबीर सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से रद्दी का बोरा छूट गया और पुराना इकोनॉमिक टाइम्स हवा में उड़ गया। कुछ लोग जो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे ठहाके मारने लगे। ये बच्चा ऑटो ट्रेडिंग के बारे में क्या जानेगा, इसे तो मोबाइल का कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता होगा। कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने धूल झाड़ी और खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, काश मुझे बस 5 मिनट मिल जाते, मैं जानता हूं कि डेटा कहाँ रुका है। वो पूरा दिन कंपनी के बाहर चुपचाप बैठा रहा, भूखा प्यासा। शाम ढलने लगी, बाजार बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन कंपनी का सिस्टम अब भी कोमा में था। तभी कंपनी के मालिक राजीव मल्होत्रा बाहर निकले। चेहरे पर हार मानने का भाव था। उनकी नज़र गेट के पास बैठे कबीर पर पड़ी। राजीव ने गार्ड से पूछा, तुम इसे बार बार धक्का क्यों देते हो? गार्ड बोला, सर ये रोज सर्वर रूम की तरफ झांकता है, कहता है सिस्टम ठीक कर देगा। राजीव ने कबीर की तरफ देखा। सुबह की तरह ही उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। राजीव पास गए और पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? तुम रोज इस बिल्डिंग को क्यों देखते हो? क्या समझते हो तुम? कबीर ने कहा, सर अगर मैं मेन सर्वर के पीछे वाली केबल को एक बार देख लूं तो बता सकता हूं कि दिक्कत कहां है। वहां खड़े वीपी, हेड इंजीनियर और स्टाफ सब हंस पड़े। सर ये बच्चा है, इसे क्या पता फाइबर ऑप्टिक और लेटेंसी क्या होती है। कबीर चुप रहा। उसने सिर्फ राजीव की आंखों में भरोसा ढूंढने की कोशिश की। एक पल के लिए राजीव के दिल में अजीब सी टीस उठी, जैसे किसी पुराने भूले बिसरे रिश्ते की परछाई दिखी हो। राजीव ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो अंदर चलकर बता दो। चीफ टेक्निकल ऑफिसर चिल्लाया, सर ऐसे कैसे किसी सड़क छाप बच्चे को हाई सिक्योरिटी जोन में ले जा सकते हैं? ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। राजीव ने हाथ उठाया,
मैंने कहा है इसे अंदर लाओ। जब तुम्हारे विदेशी एक्सपर्ट्स फेल हो गए तो एक बच्चे को आजमाने में क्या हर्ज है। चारों तरफ फुसफुसाहटें थी। रद्दी वाला बच्चा ट्रेडिंग डेस्क पर, पागलपन है ये। राजीव कबीर को लेकर ठंडे एसी सर्वर रूम में पहुंचे। सैकड़ों नीली और हरी बत्तियां जल बुझ रही थीं। मशीनों की हम मां की आवाज गूंज रही थी। राजीव ने पूछा, कबीर तुम्हें पता है ये सिस्टम क्यों बंद है? कबीर धीरे धीरे मेन सर्वर रैक के चारों ओर घूमने लगा। उसने किसी स्क्रीन को नहीं देखा, उसने किसी कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाया। वो जमीन पर झुक गया जहां हजारों तारों का जंजाल था। उसने कान लगाकर पंखे की आवाज सुनी, फिर हवा के बहाव को महसूस किया। अचानक वो रुका, सर्वर के सबसे निचले हिस्से में जहां धूल जमी थी। उसने उंगली से इशारा किया और बोला, सर सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, इसे किसी ने चोक किया है। सब हैरान रह गए, क्या मतलब? कबीर बोला, सिस्टम खुद नहीं रुका, इसके डेटा फीड पोर्ट की क्लिप को आधा निकाला गया है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये किसी का इरादा है। एक सीनियर इंजीनियर ने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है। उस पोर्ट तक पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक लॉक खोलना पड़ता है और पिछले 2 दिनों से वहां कोई नहीं गया। कबीर ने रैक के पीछे एक छोटे से खुले वेंटिलेशन पैनल की ओर इशारा किया। नहीं सर, अगर कोई इस वेंट के जरिए एक लंबा पेचकस डाले तो बिना लॉक खोले भी क्लिप को ढीला किया जा सकता है। सबने जाकर देखा। वेंटिलेशन का जाल थोड़ा मुड़ा हुआ था और अंदर असली फाइबर केबल अपनी जगह से बाल बराबर हिली हुई थी। मतलब कबीर बिल्कुल सही था। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तो इसका मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर कंपनी को बर्बाद करने की साजिश रची है। फिर वो कबीर की तरफ मुड़े, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे समझ आया बेटा? कबीर ने मासूमियत से जवाब दिया, सर मैं रात को अपने नाना की दुकान में पुराने सीपीयू और रेडियो ठीक करता हूँ। नाना कहते हैं अगर आवाज़ सही है और मशीन नहीं चल रही तो समझो किसी ने उसकी सांस रोक रखी है। बस वही देखा मैंने। राजीव ने गंभीर होकर पूछा, अगर मैं कहूं कि सिस्टम को ऑनलाइन कर दो तो क्या कर पाओगे? ये सुनते ही इंजीनियर घबरा गए। सर ये मजाक नहीं है, अगर गलत केबल जुड़ गई तो हमारा पूरा डेटाबेस उड़ जाएगा, 500 करोड़ जीरो हो जाएंगे। राजीव ने किसी की नहीं सुनी, उसने सिर्फ कबीर की तरफ देखा। बोलो तैयार हो? कबीर ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी सर, रिस्क है तू ही इश्क है, मतलब कोशिश करूंगा। उस एक लाइन ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। कबीर झुककर सर्वर रैक के नीचे फॉल्स फ्लोरिंग के तंग अंधेरे हिस्से में घुस गया। वहां धूल और केबलों का जंजाल था। जैसे ही टॉर्च हाथ में आई, कबीर ने अंदर झांका और तुरंत बोला, सर देखिए, ये फाइबर लिंक यहां नहीं होना चाहिए था। इंजीनियर झुककर देखने लगे और अचानक चौंक गए। ये तो बैकअप सर्वर की केबल है, इसे मेन लाइन में किसने जोड़ दिया? कबीर ने बहुत सावधानी से उस केबल को पकड़ा, धीरे धीरे उसे घुमाया और बिल्कुल सही पोर्ट में क्लिक की आवाज के साथ फिट कर दिया। इंजीनियर दंग रह गए। हम हजारों लाइनों का कोड चेक कर रहे थे और गलती हार्डवेयर के एक छोटे से पोर्ट में थी। इस बच्चे ने 2 मिनट में पकड़ ली। कबीर फिर सिस्टम के दाईं ओर गया जहां पावर सप्लाई यूनिट थी। वो यूनिट हल्की हल्की हमिंग आवाज कर रही थी। उसने हाथ रखा और अचानक पीछे हट गया। सर अगर इसे अभी ऑन किया गया तो पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, सब एक साथ बोल पड़े। लेकिन क्यों? कबीर ने पावर बॉक्स की तरफ इशारा किया। सर इसकी वायरिंग बदल दी गई है, अर्थिंग की तार को फेस के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे ही करंट दौड़ेगा ये 440 वोल्ट का झटका सीधा मदरबोर्ड को देगा। सारा डेटा जलकर राख हो जाएगा। ये कोई गलती नहीं, ये एक जाल है। राजीव को कबीर की पहली बात याद आ गई। सर सिस्टम को किसी ने रोका है। अब सब कुछ साफ हो चुका था, कोई गद्दार कंपनी के अंदर ही था। कबीर ने हिम्मत से कहा, सर मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए, मुझे एक वायर कटर और टेप चाहिए। अगर मैं गलत हुआ तो मैं खुद यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राजीव ने बिना सोचे कहा, शुरू करो। कबीर ने औजार मांगा। इंजीनियर हिचक रहे थे, लेकिन मालिक का आदेश था। कबीर ने केबलों को काटा, सही तार पहचाने और उन्हें दोबारा टेप किया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। 15 मिनट पूरे हुए। कबीर सिस्टम के मेन कंसोल के सामने खड़ा हुआ। सर अब एल्गो रन किया जा सकता है। सब घबरा गए। अरे अभी मत कीजिए, अगर ब्लास्ट हो गया तो? लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। उसने सीधे कबीर की तरफ इशारा किया, तुम ही एंटर दबाओ। कबीर धीरे धीरे कीबोर्ड के पास गया, एक लंबी सांस ली और एग्जीक्यूट बटन दबा दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, अचानक स्क्रीन पर हजारों नंबर भागने लगे। लाल रंग के एरर हट गए और हरे रंग के प्रॉफिट चार्ट्स ऊपर जाने लगे। सिस्टम लाइव हो चुका था। 15 दिनों से सोई हुई कंपनी आज एक रद्दी वाले बच्चे की उंगलियों से जाग उठी। हॉल में चारों तरफ तालियों का शोर मच गया। राजीव ने राहत की सांस ली और धीमी आवाज में कहा, कबीर तुमने कर दिखाया।
इंजीनियर जश्न मना रहे थे, लेकिन राजीव के दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये बच्चा है कौन? राजीव कबीर के पास आया। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी। बेटा, तुम हो कौन? सच बताओ। सर, मैं कोई नहीं हूँ। राजीव ने सिर हिलाया। नहीं, कोई साधारण रद्दी बीनने वाला बच्चा इतने जटिल सर्वर को यूं नहीं ठीक कर सकता। तुम्हारे अंदर वो डीएनए है जो बाजार को समझता है। फिर उसने पूछा, तुम इस कंपनी में बार बार क्यों आते थे? कबीर ने धीरे से कहा, सर, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। उनकी दवाइयों के लिए मैं रद्दी बीनता हूँ। रात में नाना की पुरानी दुकान में चार्ट पढ़ना सीखता हूँ। वहीं से मुझे पता चला कि मशीनें कैसे बात करती हैं। इंजीनियर और स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। एक रद्दी वाला बच्चा और इतनी गहरी समझ? राजीव ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता? मुझे नहीं पता सर, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? कबीर ने अपनी जेब से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, सर, आराध्या शौर्य। ये नाम सुनते ही राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का शोर जैसे उसके लिए बंद हो गया। आराध्या शौर्य, वही नाम जिससे वो 12 साल पहले अपने अहंकार और काम के पागलपन में तलाक ले चुका था। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम नाना के साथ कहाँ रहते हो? कबीर ने सिर झुकाकर कहा, माँ कहती है पापा ने हमें छोड़ दिया था। वो अपने करियर और पैसे के पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। राजीव वहीं जमीन पर उस ठंडे सर्वर रूम में घुटनों के बल बैठ गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें तुम्हारे पापा की तस्वीर दिखाई? नहीं सर, माँ कहती है कुछ तस्वीरें फाड़ दी गईं और कुछ पुरानी फाइलों में खो गईं। इतना सुनते ही राजीव की आंखों से आंसू टपक पड़े। अब उसे यकीन हो चुका था, ये बच्चा वही है, उसका अपना खून, उसका खोया हुआ इन्वेस्टमेंट जो आज ब्याज समेत वापस मिला था। राजीव कांपती आवाज में बोला, कबीर, तुम मेरे। वो पूरा वाक्य बोल नहीं पाया, गला भर आया। उसने दोनों हाथों से कबीर का चेहरा थाम लिया। बेटा, तुम बिल्कुल मेरे जैसे क्यों लगते हो? क्योंकि शायद तुम मेरे ही बेटे हो। पूरी कंपनी में जैसे सन्नाटा छा गया। कर्मचारी कानाफूसी करने लगे। क्या, मालिक का बेटा? कबीर डर गया। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ, हम बहुत गरीब हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं। राजीव ने तुरंत कहा, गरीबी किसी रिश्ते की वैल्यूएशन कम नहीं करती बेटा। और अगर तुम मेरे बेटे निकले तो आज तुमने सिर्फ कंपनी का सिस्टम नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की बैलेंस शीट ठीक कर दी है। राजीव ने तुरंत अपनी कार निकाली। चलो कबीर, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। अगले घंटे शहर की तंग गलियों और पुरानी इमारतों के बीच राजीव की महंगी कार रुकी। वहां रद्दी और पुरानी किताबों का एक छोटा सा गोदाम था। बाहर एक टूटी हुई कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, सर पर दुपट्टा, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में वही स्वाभिमान। आराध्या, वही औरत जिसे उसने 12 साल पहले एक छोटी सी गलतफहमी और अहंकार में तलाक दे दिया था। आराध्या ने उसे देखा, पहचान गई, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ पुराने जख्म थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? आराध्या ने ठंडी आवाज में पूछा। राजीव बोला, मुझे कबीर के बारे में जानना है। कबीर दौड़कर माँ के पास गया। माँ, इन्होंने मशीन ठीक करवाई और अब। आराध्या घबरा गई। उसे परेशान मत करो राजीव, वो दिन रात रद्दी बीनता है मेरे इलाज के लिए, उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। राजीव की आवाज भर्रा गई। आराध्या, क्या कबीर मेरा बेटा है? आराध्या की आंखें भर आईं। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोली, हाँ राजीव, कबीर तुम्हारा ही बेटा है, वही जिसे तुम एक बोझ समझकर छोड़ गए थे। राजीव फूट फूट कर रो पड़ा। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन माँ बाप को इतने साल बाद एक साथ देखकर उसका दिल भारी हो गया। राजीव कबीर के सामने घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन सबसे बड़ा लॉस यही था कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को खो दिया। मुझे माफ कर दे। कबीर रोते हुए बोला, तो आप ही मेरे पापा हैं, क्या आप अब हमें छोड़कर नहीं जाओगे? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। ये वो पल था जिसे किस्मत ने 12 साल तक होल्ड करके रखा था। फिर राजीव ने एक और सच बताया। जिस इंजीनियर ने सर्वर की वायरिंग बदली थी और कबीर को रोका था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। एक दुश्मन ब्रोकरेज फर्म ने उसे पैसे दिए थे हमारा सिस्टम हैक करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा असली सिक्योरिटी सिस्टम मेरा बेटा बनकर गेट पर खड़ा था। राजीव मुस्कुराया। बेटा, आज से तुम मुझे सर नहीं कहोगे, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम फिनटेक डायनामिक्स के असली वारिस हो। राजीव ने आराध्या का पूरा इलाज करवाया। कबीर को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, जहां अब वो रद्दी नहीं बल्कि रोबोटिक्स और फाइनेंस पढ़ता है। उसके नाना को कंपनी में मानद सलाहकार का पद मिला। जिस जिंदगी ने कबीर को रद्दी के ढेर में फेंका था, उसी जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिया, माँ बाप का प्यार। कबीर आज भी कभी कभी कंपनी के सर्वर रूम में जाता है और राजीव उसे देखकर सोचता है, काश मैंने उसे कभी खोया ही ना।